दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी प्राथमिक शालाओं, पूर्व माध्यमिक शाला और हाई स्कूल में इस तरह परख 2024 की तैयारी चल रहा है। तो इसमें बच्चों का अच्छे से तैयारी हो सके, इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत हम क्लास में तो तैयारी कराएं ही, ऑनलाइन के माध्यम से भी बच्चों की जो तैयारी है उसको प्रगाढ़ करें। ठीक है। तो हमारे जितने भी शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से करबद्ध निवेदन, इस वीडियो को अपने बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से अधिक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी जो तैयारी है प्रगाढ़ हो सके। और इस वीडियो की सहायता से आप अपने स्कूल में भी अच्छे से तैयारी करा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के यह क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण विषय के अंतर्गत किस तरह प्रश्नों को हमको हल करना है। ठीक। तो चलिए देखते हैं इस पे क्या क्या लिखा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कक्षा तीसरी, प्रश्न, नीचे प्रश्न दिया है, उत्तर के विकल्प सही उत्तर को रेखांकित करें लिखा है। जैसे यहाँ ABCD लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ये पर्यावरण विषय का प्रश्न है। चलो ये वाला प्रश्न है, ये क्रमांक है और इधर प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए प्रश्न क्या लिखा है। पहला प्रश्न, जब प्रकाश किसी वस्तु से नहीं टकराता तो वह कैसे यात्रा करता है? कैसे यात्रा करता है? सीधा। जब प्रकाश मान लो किसी वस्तु से टकरा गया तो इधर उधर मुड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी वस्तु से नहीं टकराता तो कैसी यात्रा करता है? सीधा यात्रा। जैसे देखो ये, जैसे मान लो ये सूर्य है। अब सूर्य से यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी तक प्रकाश सीधा आता है, जब किसी से टकराता नहीं है तब। ठीक। तो इस तरह से जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता नहीं है तो कैसी यात्रा करता है, कैसे चलता है? वो सीधा चलता है। अगला प्रश्न देखें, किस जानवर के कान बड़े होते हैं? किस जानवर के कान बड़े होते हैं? तो आप लोगों ने देखा है भाई, भैंस का कान देखा ही है, जिराफ, हाथी, कुत्ते। तो आपने अगर ये तीनों जानवर देखे हैं तो आपको पता होगा कि हाथी के जो कान है वो बड़े बड़े होते हैं ना। तो यही बच्चों इसका आंसर है। क्लियर। चलो देखें अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न लिखा है, इनमें से कौन फुदकता है? फुदकना बच्चों उसको कहते हैं जिसमें दोनों पैर एक साथ उठा के चलते हैं। जैसे हम लोग देखना, आगे पीछे पैर, यानी एक पैर उठाते हैं तो एक पैर पीछे होता है, एक आगे तो एक पीछे होता है। जब दोनों पैर उठा के एक साथ चलते हैं उसको बोलते हैं फुदकना। जैसे गौरैया पक्षी, और आप लोग कंगारू देखे होंगे, कंगारू भी दोनों पैर एक साथ उछालता है। ठीक है। तो उसको फुदकना बोलते हैं। तो आप लोग देखो इसमें कौन है? गर, मेढक, बंदर, बकरी। तो मेढक देखना पूरा सब पैर एक साथ उठा के एक आगे बढ़ता है, उचकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? मेढक। अगला प्रश्न देखें, सांस के रूप में हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन। तो ये इसका उत्तर है बच्चों, ऑक्सीजन गैस। तो सांस के अंदर जब लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते हैं ना वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। तो इसको याद रखना बच्चों। चलो अगला प्रश्न देखें, पांचवा, इनमें से कौन सजीव नहीं है? सजीव नहीं है मतलब जिसके अंदर जीव नहीं होता। तो गाय के अंदर तो जीव होता है भाई, जामुन का पेड़ भी जीव है। बस बंदर, तो बंदर भी जीव है। ये बस क्या है? जीव नहीं है, ये सजीव नहीं है। तो यही इसका आंसर है। क्लियर। चलो देखिए अगला, इंद्रधनुष यानी रेनबो में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष को बच्चों इंग्लिश में रेनबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनबो। तो इंद्रधनुष में बच्चों रंगों की संख्या होता है 7। कितने होते हैं? 7। तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, ऐसे बै जा नी ह पी ना ला, ऐसे बैजानी हपी नाला याद कर लो। बै का बैगनी, जा का जामुनी, नी का नीला, ह का हरा, पी का पीला, और ना से नारंगी, ला से लाल। ठीक। इस तरह से आप कौन कौन से 7 रंग होते हैं उसको क्रम से याद कर सकते हैं। इंद्रधनुष में बच्चों जो लाल रंग है वो सबसे नीचे होता है,
और बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है। जैसे इस तरह बनता है ना इंद्रधनुष, तो नीचे में लाल रंग होता है और ऊपर में बैगनी रंग होता है। तो ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जा सकता है। क्लियर, तो इसको भी याद रखना। अगला प्रश्न देखिए 7वां, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार कौन सा है? तो बच्चों छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार माना जाता है हरेली, जिसमें गेड़ी चढ़ते हो। ठीक, तो ये हरेली का त्यौहार सबसे प्रथम त्यौहार है। हमारे छत्तीसगढ़ में नांगर तिहार भी बोलते हैं ना बच्चे लोग, जिसमें गेड़ी बना के चढ़ते हैं। तो ये हरेली त्यौहार को छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार माना जाता है। 8वां देखिए, इनमें से कौन सा फूल नहीं है? फूल नहीं है उसको चुनना है। पपीता तो जान रहे हो फल है, और ये चमेली भी फूल है, गुलाब भी फूल है, गेंदा भी फूल है। तो इसमें फूल नहीं है कहा है, तो ये तीनों फूल है तो यही फल है। तो इसका आंसर हो जाएगा पपीता। क्लियर बच्चों? चलो अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न लिखा है 9वां, बैल दौड़ छत्तीसगढ़ के किस त्योहार की विशेषता है? अब देखो हमारे गांव में, सबके गांव में कहें तो बैल दौड़ हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में जोर डालना है कि कौन से त्यौहार में बैल की पूजा करते हैं या बैल की मूर्ति बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा याद करो। ठीक है, बैल की खिलौना वाला बिकता है ना, तो वो तीजा में नहीं बिकता। तीजा में क्या होता है, एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है। छेरछेरा में जान रहे हो आप लोग, झोला वाला पकड़ के छेरछेरा मांगने जाते हो, धान वगैरह। और ये पोला का त्यौहार जो होता है, उसमें बैल की मिट्टी खिलौना बनाकर देखना बेचते हैं उसको, बढ़िया रंगीन रंगीन। तो यही पोला जो त्यौहार है वही बैल दौड़ के लिए क्या है, विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक, आगे देखें, रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की होती है? बच्चों आप लोग जब रेगिस्तान जाओगे ना, तो जैसे नदी जाते हो, देखना जिधर देखो उधर रेता ही रेता नजर आता है ना, बस तो रेगिस्तान वैसा ही है। तो वहाँ का जो मिट्टी है वो कैसी होती है? रेतीली होती है। क्लियर? रेगिस्तान की मिट्टी देखना, पिक्चर उच्चर में देखे छोगे, सब तरफ रेत ही रेत दिखाई देता है। तो रेगिस्तान में जहाँ ऊँट पाया जाता है, ठीक, रेतीली मिट्टी होती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है बच्चों कमल। अगर परीक्षा में राजकीय अगर पूछे राजकीय पुष्प, तो राजकीय पुष्प कौन है? गेंदा। लेकिन राष्ट्रीय पुष्प पूरा हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प है गेंदा। तो इसमें राष्ट्रीय पूछा है तो कमल इसका सही उत्तर है। क्लियर? अगला प्रश्न देखें, कौन सा जीव है जो किसानों का मित्र कहलाता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है केचुआ। केचुआ क्या करता है, मिट्टी को खा खा के उसको उपजाऊ बना देता है, जिससे अच्छी फसल होती है खेतों में। तो ये उसका मित्र है। बंदर तो फसल उजाड़ देता है, बंदर क्या करता है, फसल उजाड़ देता है, और कौआ तो मित्र हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर कौन हुआ? ये केचुआ। अगला प्रश्न देखें, हवा को हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को अनुभव ही है कि हवा को हम छू नहीं सकते, ना हमें हवा दिखाई देता है, ना उसको पकड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल और केवल हवा को महसूस कर सकते हैं। तो यही इसका उत्तर है बच्चों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मोर तो पक्षी है, शेर, हाथी और बाघ ये पशु हैं, लेकिन राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। गलती से शेर मत कर देना, ठीक है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, जिसको इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं। ठीक, चलो और एक चीज़ और बता दूं, राजकीय पशु पूछे, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु तो है बच्चों वन भैंसा। क्या है? वन भैंसा है हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, और हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलो अगला प्रश्न देखें, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और हमारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा रायपुर। ठीक, 16वां देखें, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब गणित विषय पर आ गए सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखो गणित विषय। ठीक है, तो गणित विषय का पहला प्रश्न देखें बच्चों,
सबसे छोटी प्राकृत संख्या तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या का योगफल होगा। तो देखो बच्चों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? जो गिनती लिखते हो ना, 1 से लेकर शुरू करते हो गिनती, तो जहाँ से शुरू होता है वो सबसे छोटा है जी। गिनती में 1 से छोटा कोई संख्या होता है क्या? नहीं होता। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा है तो 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोला जाता है 0 को। तो दोनों का योगफल करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ? ये 1। क्लियर? तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो अगला प्रश्न देखें। 10 लाख में कितने शून्य होते हैं? ठीक, मान लो आपको पता नहीं तो 10 लाख लिख लो, ऐसे 10 लिखो। अब ये 1000 का हो गया, सैकड़ा, दहाई, इकाई। देखो कितना शून्य है? 6 शून्य। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख में कितना शून्य आया? 6। तो देखो ऑप्शन ए में लिखा है, यही इसका आंसर है। 10 लाख में 6 शून्य होते हैं। ठीक, 100 में कितने होते हैं? 2 शून्य होते हैं। 1000 में 3 शून्य, 10,000 है तो 4 शून्य, और लाख में 5 शून्य, 10 लाख है तो 6 शून्य। ठीक, उसी तरह करोड़ में 7 और 10 करोड़ है तो 8। ठीक, ऐसे करके उसको याद रख लेना या लिख लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, गलती होने का चांस नहीं रहेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा पता होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखिए बच्चों। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या वो होता है 999। जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछे तो जितने अंक की कहेगा उतना बार 9 को लिख दो। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटाएंगे। ठीक है, क्या आएगा? 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 9 गया 0, और 9 बचेगा ना, क्या आया? 900। इधर को भी कर सकते हैं, जैसे ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें से कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है, तो इस तरह कितना आया? 900। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक बगीचे में 50 आम के पेड़, 75 जामुन के पेड़ एवं 100 अमरूद के पेड़ हैं। तो बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? जब भी कुल पूछे तो क्या करना है? हमको जोड़ना है। तो 50 आम के, 75 जामुन के और 100 अमरूद के। चलो जोड़ लेते हैं। 5, 7, 5, 12, हासिल 1, 1, 1, 2, 200, 25 कुल पेड़ है जी। देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर? तो बच्चों सीखना ये है कि सीखना हमें ये है कि इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे, बहुत सारा चीज़ को जोड़ने के लिए कहे और कुल पूछे, तो वहाँ जो भी संख्या रहेगा उसको जोड़ देना। ठीक है, यही प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएगा, ये सिंपल है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमको सीखना है कि प्रश्न बनाना कैसे है। क्लियर? चलो अगला देखें। 100 रुपये के बदले कितने 10 रुपये के सिक्के मिलेंगे? ठीक, तो ये 100 रुपया है। अब तुमको उसको 10 रुपये का सिक्का बनाना है, तो 10 से भाग कर दो। कितना है? देखो 10 दहम 100, यानी कि 10 सिक्के मिलेंगे। ये किसी भी रुपये को अगर दूसरे सिक्के में बदला जा रहा है तो क्या करना? कितना को बदलना है? उसको जो भी बनाना है, सिक्का बनाना है या कुछ भी बनाना है, उससे भाग कर दो। क्लियर? पता चल जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चित्र भिन्न 2/5 को परिभाषित करता है? 2/5 का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु है जो 5 बराबर भाग में बटा है, उसका 2 भाग छायांकित है। तो देखो किसमें? ये देखो ऑप्शन डी, 5 बराबर भाग में बटा है, 2 भाग छायांकित है, तो यही 2/5 को दर्शाता है, ये वाला। क्लियर? ये 1/5 है, 5 भाग में बटा है, 1 भाग छायांकित है। इसमें देखो 5 भाग में बटा है लेकिन 3 भाग छायांकित है, 3/5 लिखा है, ये 4/5 है, ये वाला। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखिए। 22 नंबर, 2, 3, 5, 7, 11 में ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है, में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखो 2 है, 2 के बाद क्या है? 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है। ये बच्चों क्रमागत अभाज्य संख्या है।
क्या संख्या है? अभाज्य संख्या। तो 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 11 के बाद है 13। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 13। ठीक। अगर आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो अभाज्य संख्या से संबंधित वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ जाकर उस लिंक को ओपन करके वो वीडियो पूरा देखो, फिर आप लोग अभाज्य संख्या से संबंधित सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में। 1 लीटर पानी की बोतल को पूरा भरने के लिए कितनी पानी चाहिए? देखो 1 लीटर, तो यहाँ क्या लिखा है? 1000 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर और फिर 900 लीटर। तो देखो बच्चों 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। 1 लीटर पानी की बोतल को पूरा भरने के लिए कितना पानी चाहिए हमको? 1000 मिलीलीटर। क्लियर। अगला देखें, 1 वर्ष में कितने माह 31 दिन के होते हैं? कितने माह 31 दिन के होते हैं? ठीक है, तो कैसे जानेंगे? देखो इस तरह बना लो। तो देखो माह का नाम ही लिख लो। ये जनवरी होता है 31 का, फरवरी होगा 28 या 30 का। ठीक। उसके बाद मार्च होता है 31 का, एक अंतराल में 31 होता है, तो मार्च हो गया। फिर अप्रैल कितना का होगा? 30 का होगा। अप्रैल के बाद मई होगा 31 का। फिर जून होगा 30 का, और जुलाई होगा 31 का, अगस्त भी होगा 31 का, और सितंबर होगा 30 का, फिर अक्टूबर होगा 31 का, नवंबर होगा 30 का, और दिसंबर होगा 31 का। तो देखो कौन कौन सा हुआ? जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, और जुलाई, अगस्त, उसके बाद अक्टूबर, फिर दिसंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 माह बच्चों क्या 31 दिन के होते हैं। देखो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 5, ऑप्शन डी जिसमें 7 लिखा है, यही इसका सही उत्तर है। ठीक। तो 7 माह 31 दिन के होते हैं, और 4 माह 30 दिन के होते हैं, और एक जो माह है फरवरी, तो या तो 28 दिन का होता है या 29। तो लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। लीप वर्ष किसको बोलते हैं? जिसके सन को 4 से भाग करोगे ना, जैसे 24 सन को भाग करो, 4 छक्का 24। ठीक। सन के अंतिम 2 डिजिट से बनने वाले संख्या को भाग करना रहता है 4 से। अगर 0 शेषफल आया तो लीप वर्ष होता है, और हर 3 वर्ष के अंतराल में लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष के साल में फरवरी 29 दिन का होता है। इस साल का कैलेंडर जाके देखना, फरवरी 29 दिन का था। अब अगले साल से 3 साल यानी 25, 26, 27 ये सन में 28 दिन का रहेगा। ठीक। तो कुल मिला के 12 महीना हो गया ना। 7 माह 31 दिन का, 4 माह 30 दिन का, 1 माह 28 या 29 दिन का होता है। क्लियर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या मिला? ये। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न लिखा है, संख्या 768 में यदि 6 एवं 7 का आपस में स्थान बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी? देखो क्या संख्या लिखा है उसको पहले लिख लें, 768। अब क्या लिखा है? 6 और 7 का स्थान आपस में बदलना है, तो ये 7 6 की जगह में चला जाएगा, और ये 6 7 की जगह में, तो 6 इधर आ गया और ये 7 इधर आ जाएगा दहाई में। तो देखो कौन सा संख्या बना जी? 678। कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बिल्कुल सर। क्या करना है स्थान बदलने के लिए बोले तो? बस 6 और 7 का स्थान बदलना था, तो भाई 6 की जगह में 7 को ले गए, 7 की जगह में 6 को ले आए। फिर क्या संख्या बना उसी को पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, आशा समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखें, संख्या 5782 में 7 का अंकित मान। तो बच्चों अंकित मान जो भी लिखा है वही होता है, तो 7 का अंकित मान 7h होगा। स्थानीय मान में अंतर पड़ता है। स्थानीय मान स्थान के अनुसार होता है। अगर स्थानीय मान पूछता तो ये इसका 700 होता। ठीक। 5 का 5000, 8 का 80 हो जाता। ठीक है, क्योंकि दहाई में है तो 80 हो गया। ठीक। तो स्थान के आधार पर बदलते रहता है स्थानीय मान, लेकिन अंकित मान कहें, और अंकित मान को ही बोला जाता है बच्चों जातीय मान। एक और नाम है इसका आंकिक मान। 3 नाम है, इसको याद रखो।
अंकित मान को आंकिक मान भी कहते हैं, जाति मान भी कहते हैं। तो किसी भी प्रश्न में जाति मान या अंकित मान पूछ दे तो जिस अंक के बारे में पूछे वही उसका मान होता है। 7 है तो 7 होगा, 8 है तो 8 होगा। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखिए। नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? कितनी सरल रेखाएं हैं गिनना है। तो जो सीधा है वो एक सरल रेखा माना जाता है। तो देखो ऐसे करें, 1 2 3 4 5 6 सरल रेखा ये हो गया। अब उसके बाद इसको गिने 7 8 9, तो कुल 9 सरल रेखा है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक, तो एक सीधा रेखा कहलाता है सरल रेखा। तो बाहर हो गया 6 और अंदर हो गया 3, तो ये हो गया 9। ठीक, चलो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्न आकृतियों में वर्ग की आकृति पहचानिए। तो देखो इसकी चारों भुजा लगभग समान है ना। तो यही क्या है, वर्ग की आकृति। इसका चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, तो ये नहीं है। ये त्रिभुज है, ये पंचभुज है, तो ये वर्ग की आकृति है बच्चों। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।